इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़े सीरियस अंदाज से देखती है कि जिसको वो पैसे हैंड ओवर करने के लिए जा रहे हैं, क्या उनकी आवाम के अंदर कोई वैल्यू, कोई वर्थ, कोई क्रेडिबिलिटी है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टाइल ऑफ गवर्नेंस क्या है। सही। अगर ये IMF का पैकेज मिल जाता है तो इसका किस कीमत पे हम ये पैकेज ले रहे हैं, आम आदमी की जिंदगी पर इस पैकेज का इम्पैक्ट क्या होगा, और उससे बढ़ के आज इस हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। आपने एक IMF को राजी करने के लिए एक कातिल बजट दिया है, एक इकोनॉमिक टेररिज्म इस मुल्क के अंदर स्टार्ट हुई है बजट से। पाकिस्तान इससे पहले 23 मरतबा IMF का पैकेज ले चुका है। 23 मरतबा अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने पांव पर नहीं खड़ी हो सकी तो 24वीं मरतबा कैसे खड़ी होगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। टैक्सेशन का निज़ाम बिल्कुल फारिग हुआ हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तनख्वाहदार तबके के ऊपर आपने पूरा बोझ डाल दिया टैक्सों के हवाले से। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आपका नाकाम, और ताजर दो स्कीम वो आप सक्सेसफुल नहीं बना सके। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का तजियाकार अब्दुल रहमान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम कर दिया। अब आप से आगे बात करते हैं ये कि ये जो सियासी बहरान है और मईशत भी हमारी बेहाल बैठी है, तो ऐसे में IMF से मुआहिदा ना हो पाना, ये क्या वजह है, शराइत कौन सी हैं जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल राना साहब, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया है कि बुनियादी तौर पे जो दोस्त ममालिक हैं उनकी जानिब से 12 अरब डॉलर की जो रकम है जो डिपॉजिट करवाई गई थी पाकिस्तानी हुकूमत को, वो रोल ओवर नहीं हो सकी। पाकिस्तान को रवां साल 26 अरब डॉलर का बैरूनी अदायगियाँ करनी थी कर्ज़ों की सूरत में, और कुछ कमर्शियल रीफाइनेंसिंग, पाकिस्तान को एक फाइनेंसिंग का एक बहुत बड़ा गैप था। अब ये जो दोस्त ममालिक हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सऊदी अरब है, इसमें चीन है, इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात है। अब एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, और तीसरा डिप्लोमेटिक क्राइसिस है। ये रिफ्लेक्शन आपको बता रहा है कि कहीं पर गैप है दोस्त ममालिक के दरमियान और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान, क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेशंस थी, अब जिस तरीके से मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कल कायमा कमेटी सेनेट में बताया कि बुनियादी तौर पे डिपॉजिट प्रोटेक्शन बिल ये एक शर्त थी जो कि कौमी असम्बली से पहले अप्रूव होगी और फिर सेनेट के अंदर ये जाएगी। ये तो है कानूनी बातें। सियासी बातें ये हैं कि ये हुकूमत इंटरनेशनली बहुत सारे सवालात का, शुकूक शुबहात का शिकार है। इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत सारे संजीदा सवालात हैं। एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट और इंतहाई अनपॉपुलर डिसीजंस लेना ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी बहुत मुश्किल है। आपको इससे अंदाज़ा हो रहा है कि एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। दोस्त ममालिक अगर पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे और टाइमली पाकिस्तान को वो स्पेस नहीं दे रहे जो माजी में हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा अब्दुल रहमान, ये दोस्त ममालिक का जब जिक्र कर रहे हैं, अब जो कर्जे हैं वो रोल ओवर करने की बात हो रही थी, तो सादा ज़बान में हमारे नाज़रीन को और मुझ समेत ये समझाया जाए रोल ओवर करने से क्या मुराद है? कोई नया कर्जा तो नहीं है ये? नहीं, ये टाइम ड्यूरेशन जो हमने इनको अदायगी करनी है, इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाएगा कि ये 3 साल तक का, ये तकरीबन कुछ 37 माह का ये IMF का नया पैकेज है। 7 अरब डॉलर की ये रकम है जो पाकिस्तान को मिलेगी, और ये इकट्ठी रकम नहीं मिलती, ये किस्तों में मिलती है। इस रोल ओवर को IMF पैकेज के साथ क्यों एसोसिएट किया जा रहा है? देखिए, पहले होता ये था कि IMF आपको पैसे दे देता था, कंडीशंस आप उनकी कंप्लीट कर देते थे, ठीक है, और मामला चलता था, लेकिन बीच में आप छोड़ के भाग जाते थे। ठीक है, आप कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते थे, आप कहते थे आप सब्सिडीज नहीं देंगे, आप सब्सिडीज दे देते थे। अब IMF ने थोड़ी सी पॉलिसी बदल ली है। पहले वो आपसे कहते हैं कि आप कुछ पैसे अपने तौर पर डिपॉजिट के तौर पर अपने खजाने के अंदर लेकर आएं और एक श्योरिटी के तौर पे हमें दिखाएं, और उसके बाद फिर वो आपकी मदद करते हैं। जब IMF आपको रिकग्नाइज करता है, फिर जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक बॉडीज हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, मजीद मुल्क
वो आपकी क्रेडिट रेटिंग को फिर बेहतर करते हैं, फिर आपको मजीद कर्जों के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप जैसे डाउन पेमेंट देते हैं जी, और जी। फिर आपको इंस्टॉलमेंट में चीजें मिलती जी हैं। बिल्कुल, इसी तरीके से आपका एक जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बरकरार रह जाता है, आपकी जो रुपए की वैल्यू है वो मेंटेन हो जाती है, डॉलर को आप कंट्रोल कर लेते हैं। तो एक मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बहस हो रही है वो ये है कि क्या ये IMF का जो पैकेज है ये पाकिस्तान को मौशी बहरान से निकाल सकता है। पाकिस्तान इससे पहले 23 मरतबा IMF का पैकेज ले चुका है। 23 मरतबा अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने पांव पर नहीं खड़ी हो सकी तो 24वीं मरतबा कैसे खड़ी होगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या यही वजह है कि मुल्क जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? देखिए, दोस्त ममालिक में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो आपके पॉलिटिकल क्राइसिस को देख रहे हैं। ठीक है। और पॉलिटिकल क्राइसिस में अगर ये डिले हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स IMF के इस प्लान के ऊपर डोमिनेट कर रही है। और स्पेशली जो PTI है, जिस तरीके से वो इंटरनेशनल अपना केस बिल्ड कर रही है, जिस तरह अमेरिकन कांग्रेस के अंदर करारदाद पास हुई, ब्रिटिश पार्लियामेंट से PTI सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है, बराह रास्त IMF को इंगेज कर रही है, और जो फॉर्म 47 की कहानी है और जिस तरीके से इस हुकूमत का इकोनॉमिक डिजास्टर है उसको जिस तरीके से एक्सपोज कर रही है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़े सीरियस अंदाज से देखती है कि जिसको वो पैसे हैंड ओवर करने के लिए जा रहे हैं, क्या उनकी आवाम के अंदर कोई वैल्यू, कोई वर्थ, कोई क्रेडिबिलिटी है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टाइल ऑफ गवर्नेंस क्या है। सही। इस अगर ये IMF का पैकेज मिल जाता है तो इसका किस कीमत पे हम ये पैकेज ले रहे हैं, आम आदमी की जिंदगी पर इस पैकेज का इम्पैक्ट क्या होगा, और उससे बढ़ के आज इस हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, इस हुकूमत की इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी क्या है, इस गवर्नमेंट की जॉब क्रिएशन पॉलिसी क्या है, इस गवर्नमेंट की जो IT या डिजिटल इकोनॉमी की जो पॉलिसी है वो क्या है। जिस मुल्क में आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव से खौफजदा होकर इंटरनेट की स्पीड को स्लो कर दें और कभी VPN के पीछे छुपें, इस दौर के अंदर आप इंटरनेशनली क्या मैसेज दे रहे हैं? अब्दुर्रहमान, अभी मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है उसमें IMF नागुज़ीर है। जो IMF का बेल आउट पैकेज है उसकी बहुत ज़रूरत है और साथ ही साथ दोस्त ममालिक की मदद की भी ज़रूरत है। तो अभी आपने जो बड़ी अहम बात की कि पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से ये मामला ताखिर का शिकार हो रहे हैं, तो क्या ये एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप की जानिब जा सकते हैं? फिच ने पहले ही कहा भी था कि ये 18 माह तक ये गवर्नमेंट होगी और उसमें टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आएगी। बात ये है कि जो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट की बात की जाती है, पाकिस्तान में तजर्बा बहुत मर्तबा हुआ है और बदकिस्मती ये है पाकिस्तान की कि यहाँ पे हमने शौकत अजीज साहब देखे, हमने हफीज शेख साहब देखे, हमने यहाँ पर असद उमर देखे, हम मोहम्मद औरंगजेब साहब को देख रहे हैं, हमने डार इकोनॉमिक्स को भी पाकिस्तान के अंदर भुगता है और हमने बड़ी बड़ी बातें देखी हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि कल कौमी यूथ कन्वेंशन था और हम बड़ी पुरुमीद बातें कर रहे थे और हम ये दुनिया से पूछ रहे थे कि वो कहाँ हैं जो डिफॉल्ट की बातें करते थे। ये सैड रियलिटी है। ये अगस्त का महीना है, पाकिस्तान अपना 77वां यौम आज़ादी मना रहा है, मगर आज भी हम मौशी तौर पर आज़ाद नहीं हैं। हमारे फैसले IMF कर रही है और इस IMF को लाने के लिए जो टेक्नोक्रेट्स की बात कर रहे हैं, ये जो मोहम्मद औरंगजेब साहब आए हैं, मामले में इंटरव्यूज भी शुरू हो चुके हैं। जी बिल्कुल, मोहम्मद औरंगजेब साहब जो लाए गए, बुनियादी तौर पे उनकी सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन थी, ये IMF के साथ आपके ताल्लुकात को ठीक करेंगे, ये मुश्किल फैसले करेंगे, क्योंकि इनको पॉलिटिकल पॉकेट्स को नहीं देखना। मगर आपने एक IMF को राजी करने के लिए एक कातिल बजट दिया है, एक इकोनॉमिक टेररिज्म इस मुल्क के अंदर स्टार्ट हुई है बजट से। अब अगर टेक्नोक्रेटिक फॉर एग्जांपल मफरूजे के तौर पे बात कर ले, सेटअप आता है तो उसमें तो किसी भी सियासी जमात की जीत नहीं है, वो तो सभी का नुकसान है। तो अभी आपको क्या लगता है कि कोई कंड्यूसिव इन्वायरमेंट ऐसा बन सकता है किसी एक सियासी जमात की जानिब से कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया जाए और को बात कर ली जाए? देखिए, आइडियली जब ये लोग पाकिस्तान की सियासी जमातें अपोजिशन में बैठती हैं ना,
तो ये मिसाक मुईशत की बात करती हैं, मिसाक जमहूरियत की बात करती हैं, लेकिन जब ये इक़्तिदार में जाते हैं ये इंतकाम की सियासत करते हैं, ये निशाने इबरत बनाने की सियासत करते हैं, ये एहतसाब के नाम पे एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। पार्लियामेंट आपके सामने क्लासिक एग्जाम्पल है। ये सीखते नहीं हैं, ये बांग्लादेश से नहीं सीखेंगे, ये श्रीलंका से नहीं सीखेंगे। अब्दुल रहमान खान साहब, सियासत से तो हम बखूबी वाकिफ़ हैं और ये होता ही आ रहा है, मौरूसी सियासत भी चल रही है, इंतकाम की सियासत भी चल रही है। ऐसे में अवाम के लिए अब क्या फ़ायदा है? ये जो सारी सूरत हाल है, मुआहदा नहीं हो पा रहा, पहले भी महंगाई है, मजीद महंगाई होगी। देखिए, मैं यही बात आपसे कह रहा था कि इस IMF को राजी करने के लिए हमने कितने लोगों को नाराज किया है। और सबसे पहली चीज है पाकिस्तान की आवाम। पिछले 2 माह के दौरान बिजली के बिल ये मौत के परवाने बन के बरसे हैं। भाई ने भाई को कत्ल किया है, माएं गंदे नालों में खुदकुशियां कर रही हैं कि उनके पास इलाज के पैसे नहीं है। सब्जी बेचने वाले लोग जहर खाकर अपनी जिंदगियां खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें IMF को राजी करना है। खान साहब, एक आखिरी सवाल जाते जाते ये भी बता दीजिएगा कि सितंबर लास्ट डेट है या इसके बाद भी और ड्रैग ऑन होता है? नहीं, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई सॉलिड ऐसी रीजंस नहीं है कि आपको आलमी बरादरी आपको सपोर्ट करेगी। और स्पेशली एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट, अनस्टेबल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल क्राइसिस अपनी जगह, इकोनॉमिक क्राइसिस अपनी जगह, इंडस्ट्री वाले रो रहे हैं। आप टैक्सेशन का निज़ाम बिल्कुल फारिग हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तनख्वाहदार तबके के ऊपर आपने पूरा बोझ डाल दिया टैक्सों के हवाले से। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आपका नाकाम, और ताजर दो स्कीम वो आप सक्सेसफुल नहीं बना सके। नॉन फाइलर 49 लाख नॉन फाइलर्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको लेकर आना। एक है कि अभी गवर्नमेंट पॉलिसीज अनाउंस कर रही है, पॉलिसीज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपकी आमदन नहीं बढ़ रही, आपके अखराजात बढ़ रहे हैं। जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है कि अगर आखिरी जुमला राना साहब कहना चाहता हूं कि जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, जब तक आप वो नहीं बदलेंगे, अगर लाहौर के अंदर ब्यूरोक्रेट्स के 29 बंगलों के लिए 2 अरब रुपए आप खर्च करेंगे और 62% आप आईनी इदारों का बजट बढ़ा देंगे, अगर आप अपने अखराजात के ऊपर कट नहीं लगाएंगे तो फिर मसला है। आज 2,80,000 रुपए का हर पाकिस्तानी मकरूज है, 45 लाख नौजवान बेरोजगार हैं। खुद ही कंक्लूड कर दिया बेहतरीन अंदाज में इस सेगमेंट को। अब्दुल रहमान खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद में कोई कंक्लूडिंग लाइन कहने की जरूरत है।